इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 जल संसाधन भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। मतलब बहुत सारे काम को करने के लिए नदी पर बनाया गया योजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। और हम जल को कैसे प्रबंधन के रूप में उसको देखते हैं, कैसे उसको बचा कर रखते हैं, कैसे उसके सहूलियत के लिए हम काम करते हैं। तो चलिए इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा, इन सारे टॉपिक का जवाब मिलेगा हमको आगे। शुरुआत करते हैं। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, मतलब जल को बचाना और उसका रख रखाव कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड, जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, वो बताते हैं कि हमें प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई है। मतलब हमारे पुराने इतिहास में भी बताया गया है कि हम पानी को जमाव करने के लिए पोखरा खोन लेते हैं, झील बनवा लेते हैं, नहीं तो बांध लगाकर पानी को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे में सुंदरवन डेल्टा हिले है। पहले मोहनजोदारो का कहानी जो भी पढ़ा होगा, चाहे बाहुबली आप देख लो, बाहुबली में देखोगे तो एक लकड़ी का ब्रिज बनाकर पानी को लोग रोक कर रखा हुआ है कि जरूरत पड़ेगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह परिपाटी आधुनिक भारत में की जा रही है। कोई दिक्कत नहीं कि आधुनिक भारत में हो रही है, पहले भी हो रही थी। और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए जा रहे हैं। मतलब अधिकतर नदी के उसको घेर कर उसको बांध बनाया जा रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। जैसे में पहाड़ हो गया, जिस पहाड़ से पानी निकलता है उस पहाड़ के बीच में एक बांध एक दीवार बना दो और जहां जहां से पानी निकल सकता है वहां वहां रोक दो, हो गया, पानी उसमें रुक जाएगा, पानी कहीं जाइए नहीं करेगा। अब देखते हैं प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। प्राचीन भारत में जल को कैसे देखते थे, कैसे बचाते थे। ईसा के एक शताब्दी पहले मतलब आज से 1100 वर्ष पहले इलाहाबाद के नजदीकी सिंगवेरा में गंगा नदी की बांध पर जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। जल को बचाने के लिए एक बांध बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई संयंत्र का निर्माण कराया गया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में थे। उसके बाद से आता है कालिंग ओडिशा, नागा अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक में है, कुल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि सिंचाई लोग पहले के जमाने में लोग कैसे करते थे। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई है। आज से मतलब कब? आज से 100 साल पहले झील बनाया गया है। कौन झील? भोपाल झील। ये आप चित्र देख सकते हैं, हीराकुंड बांध है ये तो नया बना है ना, ज्यादा समय नहीं हुआ लेकिन फिर भी 50-60 साल तो हो ही गया है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। आप दिल्ली लाल किला को देखोगे, चाहे दिल्ली सीरी फोर्ट को देखोगे तो उसके चारों तरफ पानी का लहर आपको दिखेगा, मतलब नदी जैसा। तो उसके ऊपर से ही जाने का रास्ता होता था अंदर। तो सुरक्षा के मद्देनजर बनाए जाते थे। आज भी देखोगे तो वहां पर पानी जाता है। भले आज नाला का पानी हो चाहे किसी भी चीज का पानी हो, लेकिन पानी तो जाता है ना। उतना पानी नहीं जाता है, लेकिन अब की 2013 में जो दिल्ली में बाढ़ आया, जिसके वजह से पूरा अंदर तक पानी भर दिया था। डाइंग डिविन CSI 1997 ये स्रोत में बताया गया है। आगे है बांध क्या है। हीराकुंड बांध, इसके बारे में मैं डिटेल्स कभी वीडियो बना कर दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा हीराकुंड के बारे में। ये आपको बिजली भी पैदा करता है। देखो यहाँ पर सब टरबाइन लगे हुए हैं
इधर को ग्रिड लगा हुआ है, नीचे में दिख रहा है ना ये वाला, यहीं से बिजली भी बनता है। इसको स्टेबलाइजर से बढ़ाकर हमारे घरों में दे दिए जाते हैं। बांध क्या है? वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं, कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। पहले का लोग जो परंपरागत तौर पर था, तो बांध नदियां और वर्षा का पानी इकट्ठा करके केवल सिंचाई का इस्तेमाल करते थे, सिंचाई करने के लिए। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपभोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी करते हैं। आज देखो कहीं डैम बनाया जा रहा है, तो डैम बनाया जा रहा है, बहुत दूर में पानी रहता है, तो उसमें क्या क्या करते हैं? उस पानी में लोग करते हैं, उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। घरेलू काम में उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में वही पानी का इस्तेमाल होता है, जल आपूर्ति उसी से होता है, बाढ़ नियंत्रण में होता है, ज्यादा पानी ना छोड़ेंगे ना बाढ़ आएगा, घरेलू कामकाज भी उससे हो सकता है। अब देखो किसी को मनोरंजन, मतलब किसी को चाहता है कि हम नाव में जाएं, थोड़ा घूम घाम के आए सैर सपाटा करके, लेकिन समुद्र में जाने का तो मौका हर किसी को मिलता नहीं है, इसलिए ये लोग चाहता है कि हम वहां चल जाए, तो ये लोग भी चले जाते हैं, तो नौका चालन करके आएंगे, पर्यटन स्थल हो जाता है। फिर वहां पर मछली पालन, उसी पानी में चाहे अलग एक बनाकर वहां पर मछली पालन भी किया जाता है, मछली को पाला जाता है, जिसके वजह से मछली का भी व्यापार हो जाता है। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग सम्मानित हैं। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक उद्देश्य के लिए न तो बनाओ, बहुउद्देशीय परियोजना बनाओ। नदी पर जो बांध बनाए जाते हैं अलग अलग उद्देश्य के मद्देनजर ही बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सतलुज और ब्यास नदी पर जो बना है भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल परियोजना उसको बोलते हैं, लेकिन उसको भाखड़ा नंगल बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां से क्या होता है, उस पानी का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में होता है और सिंचाई दोनों में काम आती है वो। और इतना तेजी में पानी निकलता है डैम से कि आराम से टरबाइन नचता है, बिजली पैदा हो जाता है। और एक टरबाइन आगे भी लगाते हैं, पानी छोड़ रहे हैं तो पानी जाएगा ना, तो पानी जाएगा तो टरबाइन में नाचेगा ना, तो नाचेगा तो फिर बिजली पैदा होगा, फिर कुछ दूर आगे लगाएंगे, फिर कुछ दूर आगे लगाएंगे, फिर कुछ दूर आगे लगाएंगे। तो इस तरह पानी का स्पीड हम लोग कम कर देते हैं और बिजली ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर में पानी देंगे तो जल्दी से पानी जाएगा, खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे पानी जाए और धीरे धीरे खत्म हो जाए, यही सोच बनाकर हम लोग पानी को डैम से छोड़ते हैं। इसी प्रकार महानदी बेसिन, महानदी पर वहां पर हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऐसा ही सोचकर महानदी के ऊपर हीराकुंड परियोजना चलाया गया, जिसके वजह से वहां पर पानी को एकत्रित कर दिया जाता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण हो गया। बाढ़ जो आ जाता था हर साल वो खत्म हो गया, बंद हो गया, क्योंकि पानी आवश्यकता भर हम छोड़ेंगे, पानी आवश्यकता से छोड़ेंगे तो आवश्यकता से जाएगा। और बाकी भैया जो करना है करो ना। ये यहां से यहां तक ही आया है ना, तो हमने यहां पर बताया, इसको आगे बताता हूं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई है। बांध का मतलब होता है दिशा देना, अलग दिशा बनाना और पानी को थोड़ा रोकना, उसका स्पीड को कम करना, इसके लिए भी बनाए जाते हैं, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से लिया जाता है। बांध का अर्थ जो होता है मतलब उसका नींव, चाहे कितना पानी हटेगा, जब पानी को देखकर
डैम बनाए जाते हैं कि इसमें इतना पानी रखना है। ये नहीं कि ढांचे को देखकर पानी रखेंगे, वो सब नहीं होता है। हमें इतना पानी रखना है तो इतना मजबूत बांध बनेगा, बस काम खत्म। जिसके ऊपर से जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। जल क्या होता है? रुक रुक कर लगातार बहते रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। मतलब कितना हमें बांध चाहिए, कितना ताकतवर चाहिए, कितना पानी इसमें रोकना है, उसके आधार पर ही बांध बनाए जाते हैं। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांध को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। अगर देखो, पहले का बांध लकड़ी का होता था, आज का बांध सीमेंट ढाल दिया जाता है, एकदम ढाल कर बनाए जाते हैं कि जल्दी टूटेगा नहीं। सिंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध या मुख्य बांध या नीचे बांध, बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्य बांध और ऊंचा बांध, उच्च बांध में वर्गीकृत किया गया है। बांध को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। बड़ा बांध, मुख्य बांध, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग, ऐसे प्रकार में उसको बांटा गया है, क्योंकि टरबाइन भी तो उसमें लगाना है ना, इसलिए। अब देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। यहाँ पर जब आजादी हमें मिल गई, देश आजाद हुआ 1945 में, 15 अगस्त 1945 को, तब बहुउद्देशीय परियोजना के तहत हर नदी के सामने बांध बनाए गए कि उस पानी का इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करेंगे, अपने डेवलपमेंट, अपने विकास को आगे गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हमें बढ़िया साधन दिखा, तो हम लोगों ने बांध बनाया। फिर बांध से बिजली बनाने की आ गई टेक्नोलॉजी, तकनीक आ गई, तो हम फिर उस पे आ गए, तो भैया अब उस पे करते हैं। तो ऐसे करते करते डेवलपमेंट हो गई, नया नया बांध बनते गया। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते, ये सारे परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। किसके रूप से? एक विकसित रूप से ये विकास कर सकती है हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे गांव का हो चाहे नगर का हो। नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था भी ऊपर उठ सकती है अगर हर किसी को अच्छा मौका दिया जाए तो। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बन चुका है। जैसे में जितना भी बहुउद्देशीय परियोजना है, बड़ा बांध है, उसका निरीक्षण इसलिए किया जाता है कहीं गलती से टूट ना जाए। अगर गलती से भी टूट गया तो समझो कि उसके आगे आने वाला कितना गांव एकदम तहस नहस हो जाएगा। जिस तरह सुनामी उठता है ना कि इतना पानी का इतना लहर आ गया, उस तरह काम करेगा अगर ये बांध टूट जाए तो। अब है क्रियाकलाप। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला विधि और सिंचाई कार्य के बारे में अधिक पता लगाएं। हमने आषाढ़ में फसलें लगाई, मतलब जुलाई में फसल को लगाया। हम भादों में भादो लाएंगे, भादों में मतलब सितंबर में बारिश लाएंगे। और है, बाढ़ से जमोदर फैल गई है और बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भादो एक साल बाद आएगा, भादो एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। मतलब ये लोग गाना गाते थे। ये लोकप्रिय भादो गीत दामोदर घाटी किधर? आपको दामोदर नदी जिधर है ना, उधर दामोदर घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो शोक की नदी, किसकी नदी? शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बांध के दौरान आने वाली समस्याओं का निर्माण करता है। ये सब गाना गाते हैं, इसी समस्या का निवारण के लिए ये लोग गाना गाते हैं। बहुत लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, ये लोग गाना गाते हैं। भैया कुछ तो करना चाहिए ना।
इसलिए नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक बहाव मतलब प्रकृति की वजह से जो तेज होता है पानी में वो कम हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। तलछट मतलब क्या, जो जमीनी बहाव है वो कम हो जाता है, धीरे हो जाता है। नहीं तो पहले गंगा नदी को पार करना नाव से समझो कि नामुमकिन सा लगता था, वो इतना ज्यादा दिक्कत वाला बात था। जिसमें नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। पानी का तेज बहाव जो होता है उसको जब हम कम कर देते हैं तो चट्टान बहुत ज्यादा हो जाता है नदी में, तो वही चट्टान के वजह से जल में रहने वाले जीव को दिक्कत हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़े में बांट देते हैं। जब बांध बनाएंगे तो नदियों को टुकड़ों में हम बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। जब हम बांध को अलग अलग करके हम बनाते हैं तो नदी हमारा अलग अलग टूट जाता है। तो जब मछली को अंडा देने का जो महीना होता है उसमें वो लोग अंडा देते हैं, तो वो लोग अंडा तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो लोग बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वह मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आएगा तो पानी आएगा, तो पानी के नीचे जितना चीज भी पड़ेगा ना वो सब पानी में डूब जाएगा, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। कालांतर मतलब क्या, वो सब पानी में मिलकर जमीन में वो सब समतल हो जाता है और जमीन को उपजाऊ बना देता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलन जैसा, मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो समझ लो कि एक नया पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरण का एक नया आंदोलन है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा मतलब नदी को बचाने का आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरुद्ध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर स्थापन के कारण है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हम जब कुछ बनाते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों को दिक्कत होता है, उन लोगों को वह जगह छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए ये लोग आंदोलन करते थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन चला था, बहुत बड़ा चला था। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। देश की बेहतरी के लिए अपना हर चीज निछावर करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जो वहां के स्थानीय है उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है भैया? जिसके जमीन पर बना उसको लाभ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए। क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठा सकते हैं? हाँ या ना? जो जमींदार है चाहे किसान, बड़े किसान, क्या उनको ऐसे परियोजना की वजह से लाभ मिलेगा? चाहे वहां पर फैक्ट्री लगे, चाहे वहां पर कोई सड़क निकल जाए, रेलवे लाइन निकल जाए, तो लाभ तो मिलता है, पैसा मोटा कमाता है सब वो सब। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है। देखो यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिंचाई के वजह से बहुत जगहों पर फसल में परिवर्तन आया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जलगहन मतलब क्या होता है? जहां पर पानी की जरूरत होती है खेती के लिए, वैसा खेती, और व्यापारिक फसलों के लिए भी आकर्षित हो रहे हैं कि भैया पानी है, सिंचाई करने लायक सब चीज है, तो करो, क्या को दिक्कत है। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि इसके वजह से जमीन के लवणीकरण, नवनीकरण मतलब जमीन का खात्मा, जमीन का नमी खत्म होना, लवणीकरण मतलब ठीक से वो हरा भरा होना। तो यहाँ पर लवणीकरण का भी मतलब वो नहीं समझ लेना कि नवीकरण का उल्टा हो जाता है। एक गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकता है, इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।
अगर हम बहुत ज्यादा किसान को आकर्षित कर दिए कि फसल लगाओ, तो इतना फसल वो लगाकर कमा लेगा कि भैया जमीन का तो नमी पूरा खींच लेगा। इसी दौरान इसने किसने इसी दौरान इसने इधर गया, भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों की सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। सामाजिक दूरी इन लोगों का बढ़ाकर, गरीबों का बढ़ाकर एक तरह से सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। पूरा जो देखने को मिलता था, पहले कोई भी समुदाय है एक जगह रहकर काम चला लेते थे, आज टोला बाई टोला जात रहता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत है। जैसे कि हमने देखा है कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग, मतलब जो बांध बनता है उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं कि भैया यहाँ पर तो लग रहा है, हमारा क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, इसलिए संघर्ष हो जाता है। समझो कि आपके जमीन पर कुछ लग रहा है, आपको पैसा भी ना मिले तो कैसा लगेगा। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान अभद्र और उतारू हो गए हैं। यहाँ पर गुजरात में जब साबरमती बेसिन बना, साबरमती डैम बना, तो सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र जो भी था वहां पर अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान हो गए। ये अधिक जल हमें मिल रहा है, अब हम क्या करें। तो ये लोग एक तरह से उपद्रव और उतारू हो गए थे, ये क्या हो रहा है। तो फिर उनके लिए भी थोड़ा कुछ सोचा गया कि इनको आपूर्ति इनकी कम कर दो, अधिक आपूर्ति जो की जा रही है उसका कम कर दो। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतरराष्ट्रीय झगड़े आमतौर पर होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय झगड़े भी होते हैं, अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की झगड़ा होती है। तो ऐसे ही बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में झगड़ा उगड़ा होते रहता है, बहस होते रहता है। क्यों? अगर समझो कि कोई नदी हिमालय हरियाणा से दिल्ली आ रही है, ठीक है, तो हरियाणा बांध बन गया, दिल्ली बांध बन गया। अब बिजली आएगा कहां से? तो बिजली दोनों जगह बन रहा है, दिल्ली में भी बन रहा है, अब दिल्ली के बाद यूपी में लगेगा, तो यूपी में भी डैम बना दो, तो पानी का स्पीड कम हो जाएगा ना। तो पानी का स्पीड कम कर देंगे तो भैया हमारे लिए दिक्कत है। अब दिक्कत है तो भैया हमारे लिए दिक्कत नहीं, सबके लिए दिक्कत हो जाएगा। चलो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताता हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोग, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मतलब उसको बताता है कि भैया यही लोग किए हैं। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी से डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था कि भैया बांध बनाओगे तो यहाँ का सारा चीज पानी में डूब जाएगा। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनः निवास, यहाँ पर दिया जा रहा है, पुनः आवास सुविधाएं दिलाना हो गया कि भैया इन लोगों को हटाया जा रहा है, इन लोगों को घर दो बना के। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक, विस्थापन मतलब एक जगह से अपने निजी जगह से हट जाना, वह शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। बांध बन रहा है तो हम सिंचाई करेंगे, हम मालामाल हो जाएंगे। पराय रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है कि अपने कष्ट मंजूर है देश के कुर्बानी के लिए। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिम पूर्ण हो गई है, आजीविका और भी जोखिम पूर्ण हो गई है, तो पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, हम ही देश को कुर्बानी क्यों दे अपना। ये स्रोत कहां से लिया गया है? एस शर्मा, वॉली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली। ये बाविसार
1995 में एक बुक आया है, उसी का स्रोत इसमें लिखा गया है। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांव तथा 173 कस्बों, यहाँ पर राजस्थान के 124 गांव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भाग की जल को आवश्यकता को पूरी करती है। मतलब गुजरात में करीबन 9,490 गांव को पानी देता है तथा 173 कस्बों में पानी पहुंचाता है। ये सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान में 124 गांवों को पहुंचाता है और दिल्ली में भी पहुंचाता ही होगा। भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों, ये शायद हो गया ना। अब यहां पर देखिए, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुआ। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो गया और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ा, बहुत ज्यादा असर पड़ा वहां किसानों को। कहेंगे पानी पड़ेगा नहीं, पानी जाएगा नहीं तो ये लोग खेती बाड़ी कहां से करेंगे? आसमान से थोड़ी करेंगे, आसमान से थोड़ी आ जाएगा। ये भारत में मुख्य नदियों एवं बांध, ये देख लो, यहाँ पर बांध बनाया गया है सल्ला प्रोजेक्ट, और यहाँ पर ब्यास नदी पर बनाया गया है, और यहाँ पर नांगल नदी, भाखरा नंगल नदी बांध, उसको टिहरी भी बोलते हैं। सब जो दिल्ली और गुजरात के एरिया में आता है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान और आपका ये उत्तर प्रदेश सब उसी से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी वहीं से आती है। समझो कि इतना तेज बहाव को रोका जा रहा है, फिर भी गंगा नदी इतना तेजी में आ रही है। यहाँ पर सरदार सरोवर बना गुजरात में, नर्मदा नदी, यहाँ के वजह से भी पानी बहुत अच्छा से मिल जाता है हर किसी को, क्योंकि यहाँ पर 2 बांध हो जाता है। एक है कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। यहाँ पर भी बिजली बनाने का संयंत्र लगाया जा सकता है और लगाया गया है, हर क्षेत्र में लगाया। जहां पर काला काला दिख रहा है यहाँ डैम बनाया गया है। सोन नदी बिहार में भी बनाया गया है, गंडक नदी और घघरा नदी, ये सब मिलकर बिहार होकर गंगा नदी गुजरती है, क्योंकि ये यूपी में मिल जाती है। यूपी होते अब बिहार को क्रॉस करते ये जाएगी कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में जाकर बे ऑफ बंगाल से समुद्र के खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सब आप अपने बुक से लेकर याद कर सकते हैं कहाँ कहाँ बांध बनाया गया है और क्या क्या नाम है। यहाँ पर श्रीलंका है भैया, इनका बातें छोड़ दो, ये अलग प्रजाति के लोग हैं। अंडमान निकोबार अपना है, लक्षद्वीप अपना ही है, दूसरा किसी का नहीं है। क्योंकि भारत यहाँ पर है भले मानते हैं, लेकिन अंडमान एंड निकोबार तो ये अपने क्षेत्र में आता है, यहाँ पर अपना रेजिमेंट रहता है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। मतलब बात है कि कोई भी परियोजना बन रहा है और विफल हो जाता है, सफल नहीं होता है, तो आपत्ति उठ सकती है उस चीज पर कि भैया आप इतना पैसा मेरा खर्च किए तो क्या किए। यह एक विडंबना ही है, यह एक बहुत बड़े प्रकार से देखा जाए तो विडंबना ही है, गलती ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, जो भी बांध बाढ़ को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन सकता है। अगर बांध बना और टूट गया तो बाढ़ तो ही करेगा। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में, ज्यादा वर्षा होने की दिक्कत दशा में जब जो बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो बड़े बड़े बांध भी कई बार बांध नियंत्रण में असफल हो जाते हैं, बांध को बनाने में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की प्रवाह से बाढ़ की स्थिति
और भी विराट हो गई थी। जब बांध से पानी छोड़ा गया तो पानी और भी तेज हो गया। इन बांधों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा और अपरदन भी हुआ, माटी का कटाव भी हुआ। और माटी का कटाव हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, ज्यादा गहरा नदी बन गया, नहर बन गया, पोखरा बन गया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुए। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि देखो यहाँ पर है कि आपको जहां भी बांध बनता है ना, तो जहां पानी लास्ट में रुकता है वहां पर नीचे कचरा बैठ जाता है पूरा। तो इसका यह भी अर्थ हो जाता है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, एक तरह से वो जो कचरा बैठता है वो एक तरह से खाद का काम करता है, बांध के मैदानों तक नहीं पहुंचती। और वो जो पानी है, वो जो नीचे का जो फ्लड का मिट्टी हो जाता है, वो आपको नीचे तक नहीं पहुंचता है, नीचे वाले मैदान में नहीं पहुंचता है जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, क्योंकि वो जड़ी बूटी होता है, नहीं पहुंचती। इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। भूमि निम्नीकरण का मतलब समझते हो ना आप? क्या समझते हो? भूमि खराब होने लगता है, जमीन खराब होने लगता है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, कि अगर हम डैम बनाते हैं तो कभी कभी भूकंप भी आता है। और अत्यधिक जल के उपभोग से, बहुत ज्यादा जल के इस्तेमाल से जल जनित पानी से बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों और प्रदूषण फैलते हैं। इसके वजह से क्या होता है? पानी के वजह से बीमारियां हो जाती है। पानी जमेगा तो बीमारी होगा। फसलों में अगर ठीक अच्छा पानी नहीं दे तो फसल खराब हो जाएंगे, ये गारंटी है 100%। इसीलिए स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी दिया जाता है खेती बाड़ी में। जो भी आप भी पानी पियोगे तो खराब पानी थोड़े पियोगे, अच्छे पानी ना पियोगे जी। अच्छा पानी पियोगे तो अच्छा कीमत देना पड़ेगा उसका। अगले भाग में हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रह। पानी जब बरसता है तो उस पानी को कैसे बचाकर रखा जा सकता है, और कैसे कैसे लोग, कहाँ के लोग उसको बचा कर रखते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com। धन्यवाद।